welcome back to my playlist of 9th class biology, and today we are going to start the chapter number 3, biodiversity. So the word biodiversity means bio means life and diversity means variety within the species and among the organisms. Bio का मतलब होता है life और डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि किसी भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की जो वेराइटीज़ होती हैं उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस फाइंड करने को उनको हम बेसिकली कहते हैं डाइवर्सिटी. सो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन गिवन है कि बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम इट इज़ द इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर इन विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं. ओके, सो बायोडाइवर्सिटी क्या है? रिचनेस एंड वैरायटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की जो वैरायटी होती है उसको हम बेसिकली कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है कि सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस ऑफ सॉइल क्वालिटी. मेंटेनेंस ऑफ सॉइल क्वालिटी का मतलब ये है कि ये सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन रखता है. कैसे? कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है तो वो डेड होकर ज़मीन में दफन हो जाता है. जैसे हम एक लाइन की एग्जांपल ले लें. अगर लाइन मर जाता है तो वो ज़मीन में दफन हो जाता है. ज़मीन के अंदर इतनी अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी हुई है कि वो उस डेड ऑर्गेनिज्म से अपने फ़ायदे के जो मिनरल्स होते हैं, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसकी ज़मीन की पैदावार जो है वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाती है. तो इसी वजह से जो ज़मीन के अंदर माइक्रोबियल और एनिमल स्पीशीज़ पाई जाती हैं उनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या क्रूशियल रोल होता है कि वो उस डेड ऑर्गेनिज्म से, उस सॉइल से वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उससे क्रॉप्स की पैदावार बहुत ज़बरदस्त हो जाती है. तो इससे उन्होंने एग्जांपल दिए कि नाइट्रोजन, कार्बन एंड फास्फोरस बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द बायोस्फीयर. इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से फिर क्रॉप की प्रोडक्शन में इजाफा होता रहता है. जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास क्या है? मेंटेनेंस ऑफ एयर क्वालिटी. एयर की क्वालिटी कैसे मेंटेन रहती है? प्लांट स्पीशीज़, जो प्लांट की स्पीशीज़ होते हैं वो एयर को प्योरीफाई करते हैं. कैसे? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए से. और इस तरह से वो एटमॉस्फेयर की जो कंपोजिशन होती है, एयर की जो कंपोजिशन होती है वो रेगुलेट हो जाती है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मेंटेनेंस ऑफ एयर वाटर क्वालिटी. वाटर क्वालिटी कैसे इन्हेंस होती है? इस बायोडाइवर्सिटी की वजह से कि जो हमारे पास वेट लैंड इकोसिस्टम्स हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी वगैरह जमा होता है या पानी वाले जो इलाके होते हैं, स्वैम्स और मार्शेस एक्सेट्रा, वो उन न्यूट्रिएंट्स या उन जो क्या कहते हैं, जब एक जगह पे पानी खड़ा रहता है तो वहाँ पे भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह ग्रोथ करते थे. तो उनका क्या काम होता है कि वो उन न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर इस तरह से इन्हेंस कर लेते हैं या रिसाइकल कर लेते हैं उन सीवेज वाटर को या वेस्ट वगैरह को, कि वो अपने अंदर अच्छे और जो उनकी बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. और फिर इस तरह से वो वाटर की क्वालिटी जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है? मेंटेन रहती है. पेस्ट कंट्रोल का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए जो पेस्टिसाइड्स वगैरह उनके ऊपर स्प्रे वगैरह किया जाता है, उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनके ऊपर जो है वो ग्रोथ नहीं होती, या उनसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर ग्रोथ हो भी जाती है तो वो उन प्लांट्स को जो है नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते. ओके, तो इस तरह से हमारे पास बायोडाइवर्सिटी के ये 5 पॉइंट्स होंगे. और एक लास्ट वाला जो पॉइंट है दैट इज़ पोलिनेशन एंड क्रॉप प्रोडक्शन. क्रॉप प्रोडक्शन की ग्रोथ में भी इस तरह से इजाफा होता रहता है. कैसे? Many flowering plants rely on the activities of the various species. जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं. पोलिनेशन क्या है? वही प्रोसेस कि जिससे प्लांट्स जो है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं. इसी की वजह से पोलिनेशन होती है. मोर देन 1/3 ऑफ द फूड क्रॉप्स डिपेंड ऑन द प्रोसेस ऑफ नेचुरल. देखो ये लिखा हुआ है कि ये जो फूड क्रॉप्स होते हैं वो इन्हीं बर्ड्स के ऊपर या प्लांट्स जो हैं वो इन्हीं के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो पोलिनेशन का प्रोसेस करेंगे तभी क्रॉप की प्रोडक्शन होगी और फिर ही उन्हीं की ग्रोथ का प्रोसेस होगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है, प्रोविजन ऑफ फूड एंड मेडिसिन. बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स द मेजॉरिटी ऑफ आवर फूड स्टफ्स एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन डिराइव फ्रॉम मेनी प्लांट्स. बायोडाइवर्सिटी की वजह से ये क्या करता है कि हमारे बहुत सारे फूड स्टफ
और जो मेडिसिन्स होती हैं वो प्लांट से डिराइव होती हैं। ये इसमें बायोडाइवर्सिटी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, तो इसका समझाने का मकसद है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी का एक डेफिनेशन और इसकी जो इंपॉर्टेंस है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी कुछ पॉइंट्स इसके पूछ सकते हैं। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, इसको लाजमी तौर पर पढ़ना है और याद करना है। ओके, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब जाहिर सी बात है, इतनी ज़्यादा वैरायटी ऑर्गेनिजम्स की, तो उनके अंदर हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स कौन सी कैटेगरी का है। तो इसी वजह से साइंटिस्ट ने बहुत सारी स्टडीज़ की और एनिमल्स को मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो इसका मकसद क्या है, इस ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने का मकसद क्या है? टू डिटरमिन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, टू अरेंज ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। पहले तो हमने फाइंड करने की कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिमिलैरिटीज़ है, कौन से ऑर्गेनिजम डिफरेंसेस हैं। फिर उन ऑर्गेनिजम्स को उन्हीं सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स में अरेंज करके डिवाइड कर देना है। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स टू स्टडी दैम सिस्टमैटिकली, सिस्टम के तौर पर कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स किस किस ग्रुप में आते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना। और फिर टू फाइंड आउट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब ये है कि ये किन सदियों से या किन जो है पुराने उससे नस्ल से चलते आ रहे हैं और इनका क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ। अब नीचे जो इस पैराग्राफ में है वो इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशन द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है, इस टर्म को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। और टेक्सोनॉमी क्या है? इट इज़ द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या है हमारे पास? क्लासिफिकेशन की साइंस को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसकी नेमिंग करते हैं, किसी भी ग्रुप के अंदर उसको डालते हैं, तो इस ब्रांच को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। ये हम आई गेस हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वो करेंगे द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इट इज कॉल्ड एज सिस्टेमैटिक साइंटिफिक स्टडी, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी को फाइंड आउट करना, उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और उसको साइंटिफिकली तौर पर स्टडी करना, इसको हम बेसिकली कहते हैं सिस्टमैटिक। ओके, सो नेक्स्ट पेज में अब ये वो आगे वही कह रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने स्टडी किया। पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आई, 3 किंगडम, 5 किंगडम। अब इसको समझने के लिए, और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि 2 किंगडम किसने प्रपोज किया था और उसमें कौन कौन से ग्रुप्स आए थे। 3 किंगडम किसने साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था और उसमें कौन से 3 ग्रुप्स आए थे। 5 किंगडम किसने प्रपोज किया था और उसमें कौन से 5 ग्रुप्स आए थे। ओके, सो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इट वाज प्रपोज बाय द एरिस्टोटल। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको आप लोगों ने मिस नहीं करना। साइंटिस्ट का नाम और उसके ग्रुप्स याद रखने। अब 2 किंगडम में कौन कौन से ग्रुप्स आए थे? किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमेलिया। प्लांट में प्लांट्स आए थे, एनिमल्स में एनिमल्स आए थे। और इसमें उन्होंने एरिस्टोटल ने ये प्रपोज किया था कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है और वो अपनी फूड खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती और वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। नेक्स्ट जो हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसमें अर्नस्ट हैकल, ये एक साइंटिस्ट था जिसने एक और ग्रुप जो है वो इन्हीं 2 के अंदर ऐड किया था, और वो ग्रुप हमारे पास कौन सा था? किंगडम प्रोटिस्टा। इन ऑर्डर टू सेपरेट यूनिसेलुलर फ्रॉम मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर जिसके अंदर एक सेल और मल्टीसेलुलर जिसके अंदर बहुत सारे सेल हो, उनके अंदर डिफ्रेंशिएशन करने के लिए उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा को भी डिफाइन कर दिया था। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसका जो साइंटिस्ट इसको प्रपोज करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया था, लेकिन उन साइंटिस्ट का नेम यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। तो आप लोग जस्ट इसकी डिफरेंसेस याद रखेंगे कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फ़र्क क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक डिवाइस की हुई है कि आप लोगों ने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को रिमेंबर करने के लिए कौन सी ट्रिक याद करनी है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग कोई भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने अपनी तरफ से बनाई है कि मैनी पीपल फ्लाई ऑन प्लानट एडवांसली। मैनी पीपल फ्लाई ऑन प्लानट एडवांसली। अब इसके जो फर्स्ट कैपिटल वर्ड मैंने लिखा हुआ है, इसी के नेम से हमारे पास बनता है। एम से मोनरा, पी से प्रोटिस्टा, फ्लाई एफ से फंजाई, पी से प्लांटे और ए से एनिमेलिया। ओके, तो ये हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। अब इस क्लासिफिकेशन में उन्होंने क्या डिटेल गिवन की है, ठीक है, हम ये आहिस्ते आहिस्ते स्टडी करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो मोनरा ये सबसे पहले डिवाइस हुआ था, और इसमें हमारे पास कौन से ऑल प्रोकैरियोट्स शामिल होते हैं, और इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिंपल इन स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, अब इसमें कौन कौन से
ऑर्गेनिजम्स उन्होंने डाले थे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया डाले थे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड ग्रुप था वो हमारे पास क्या था, प्रोटिस्टा। ये सारे इसमें कौन से होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं, और जो सारे होते हैं मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, मतलब कि ये ज़्यादा ओशन सीज या पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, जैसे एमीबा, यूग्लिना, स्लाइमोल्स एक्सेट्रा। ओके, जो थर्ड ग्रुप था वो हमारे पास क्या था, फंजाई। ये भी हमारे पास यूकेरियोट्स होते हैं, और इनकी जो होती है वो काइटिन की बनी हुई सेल वॉल होती है। सेल वॉल इनकी क्या काइटिन की बनी होती है, और इसमें कौन से ग्रुप्स आते हैं, यीस्ट एंड मशरूम्स। अच्छा,